लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की जम्मू कश्मीर से, जहां के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आईईडी ब्लास्ट के बाद आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर की है और हमले में 12 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। कई गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। जैश-ए-मोहम्मद ने, आतंकी संगठन जो जैश-ए-मोहम्मद है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया है आतंकवादियों की ओर से। और आईईडी ब्लास्ट में आपको बता दें कि 12 जवान शहीद हो गए हैं, कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं, पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया है आतंकवादियों की ओर से। आईईडी ब्लास्ट के बाद आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। हमले में 18 जवान शहीद हुए हैं, जबकि कई के गंभीर होने की खबर सामने आ रही है। जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये बड़ा आतंकवादी हमला सीआरपीएफ के काफिले पर पुलवामा में हुआ है, और जिसकी तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, सीआरपीएफ पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें, और किस तरीके से उसके बाद जवान जो हैं वो अलर्ट हो गए। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और हमारे संवाददाता भविष्य त्यागी ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर मौजूद हैं। भविष्य, क्या जानकारी मिल रही है? अमित, आपको बता दें कि उरी हमले के बाद अब ये सबसे बड़ा जो हमला है आतंकियों की तरफ से किया गया है। पुलवामा के अवंतीपुरा के गोरापुरी इलाका जो है, वहां पर जब सीआरपीएफ के जवानों की डिप्लॉयमेंट अमित की जा रही थी, उस वक्त घात लगाकर आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और बताया जा रहा है कि आईडी ब्लास्ट करके, दरअसल एक सेल्फ रिमोट कंट्रोल व्हीकल में आईडी प्लांट किया गया, और जब सीआरपीएफ का कॉन्वॉय वहां से गुजरा, उस वक्त उस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, जिसमें लगभग जो आंकड़े फिलहाल आ रहे हैं अमित, 12 जवान जो हैं उन शहीद हो गए हैं, और लगभग 20 जवान जो घायल हैं, उनमें से 4 जवानों की हालत काफी गंभीर फिलहाल बताई जा रही है। बड़ी बात यह है, बिल्कुल भविष्य आ रहे हैं आपके पास, हम आएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ आरबी शर्मा जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। आरबी शर्मा जी, पुलवामा में ये बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, किस तरीके से देखें? ये आप जरा आवाज नहीं आ रही है आपकी। आरबी शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब आपकी आवाज आ रही है? थोड़ा ऊंचा बोलिए। हाँ बोलिए जी। आरबी शर्मा जी, किस तरीके से देखा जाए ये जो बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है पुलवामा में, कहा जा रहा है कि उरी के बाद ये सबसे बड़ा हमला है? देखिए, मैं ये बहुत दर्दनाक वाकया है। 12 जवानों की शहादत और बहुत से लोगों को जो चोटें लगी हैं, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए करनी चाहिए, लेकिन इसको बड़ा हमला नहीं कह सकते, क्योंकि ये कोई पिच्ड बैटल नहीं है, ना एनकाउंटर है, ना इस किस्म का है। ये इन्होंने जो गाड़ी में इतने लोग सवार थे कि वहां पर जब गाड़ी गुजरी तो ये फटा है नीचे, जो आईवी इन्होंने लगाया हुआ था। इसके लिए पुलिस को और चौकस होना पड़ेगा, और लोकल स्तर पर एक कार्रवाई करनी पड़ेगी कि ये मालूम किया जाए कि ये लोग कहाँ हैं, इनका सपोर्ट ग्रुप कौन है, इनको एक सहारा किसने दिया है। इस सारी चीज की करके इस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आरबी शर्मा जी, क्या आप मानते हैं कि ये आंतरिक सुरक्षा में एक बड़ी चूक है? आप इसे चूक मानते हैं या नहीं मानते? देखिए, चूक ऐसा है कि जम्मू और कश्मीर एक बहुत बड़ा एरिया है जी, और उसके अंदर कोई भी किसी जगह इस किस्म का हादसा हो सकता है। हम चूक तो मानेंगे ही, क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा करके चलना है कि भाई आतंकवादी किसी जगह पर भी कुछ भी काम नहीं कर सके, वो तो संभव नहीं है जी। लेकिन इसके लिए जो जहाँ आतंकवादी हैं, वहां पर ये लोकल लोग जो है, जो इनको सपोर्ट करते हैं और जो इनको हर प्रकार का शरण देते हैं, और जिनके आश्रय और श्रेय के बगैर ऐसा काम नहीं हो सकता, उनको भी समझना चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जी जी हाँ, बोलिए क्या इसे चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब काफी नजदीक है
और ऐसे में कहीं ना कहीं एक दहशत फैलाने की कोशिश यहां पर आतंकवादियों की ओर से की जा रही है, क्या ऐसा मान सकते हैं? कि मैं एक लोकल मामले को सीधे सीधे उसके साथ तो नहीं जोड़ूंगा, लेकिन इसको इस तरह से देखना भी बहुत गलत बात नहीं है। और इस किस्म की चीजें न केवल जम्मू और कश्मीर में, दूसरी जगह भी ये ताकतें जो भारत को कमजोर देखना चाहती हैं वो कहीं भी कर सकती हैं। ये मामला एक है, लेकिन हमें इस वक्त जो ज्यादा ध्यान देने की बात है वो ये है कि इस जगह पर ये अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे के वो लोग कौन हैं जिन्होंने इन आतंकियों को शरण दी है और इतना बड़ा हादसा करने में उनकी मदद की है। क्योंकि लोकल लेवल पर ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करनी जरूरी है। बिल्कुल। और फिर मैं जैसा मानता हूं कि चोर के साथ चोर की मां पर भी हमला होना चाहिए, पाकिस्तान को भी इसका जवाब मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल हमारे साथ अमिताभ ठाकुर जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता हैं। अमिताभ ठाकुर जी, ये बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, किस तरीके से देखें? देखिए, सबसे पहले जो आज हमारे 12 जवान शहीद हुए उनको नमन, उनकी शहादत को सलाम जी। पिछले 3 साल से जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और जो उसमें तेजी आई थी, जिस तरह से दहशतगर्दों टेररिस्ट का सफाया दिन ब दिन बढ़ रहा था, उनका हो रहा था, और ये एक्सपेक्टेड था कि दहशतगर्द कहीं ना कहीं से ऐसी मकाराना हरकत करेंगी। और आज देखिए जो आज की जो हरकत है, मैं समझता हूं इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज जो उस सड़क को क्लियर करवा रही, कहीं ना कहीं उनकी जो लापरवाही है वो साफ साफ दिखाई देता है। ये एक हाईवे है और ये पता है कि वहां से कानवे रोज आती है और जाती है। और उससे सबसे बड़ी बात है, आज दहशतगर्द क्यों इस हद तक नुकसान कराने में ये कामयाब हुए, एक तो लापरवाही, दूसरा उन्होंने यहाँ के वेदर की जो एडवांटेज उन्होंने ली है। आज श्रीनगर में सुबह से बारिश हो रही थी और पिछले दिनों बराबर। मैं समझता हूँ दहशतगर्दों को इसलिए मौका मिला है कि इस हद तक हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से इन्होंने एडवांटेज लिया। और दूसरी बात, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज पहले से ही जानते थे कि हम बड़ी तेजी के साथ आतंकवादियों का यहाँ सफाया कर रहे हैं, और उनको पहले इस बात को भी जहन में रखना चाहिए, कहीं ना कहीं आतंकवादी लोगों को दिखाने लिए कोई ऐसी मकराना हरकत कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आज हमें इस हद तक नुकसान उठाना पड़ा। यानी अमिताभ ठाकुर जी, आप ये मान रहे हैं कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, जिस तरीके से भारतीय सेना ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और उसी से आतंकवादी जो है वो बौखलाए हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं, जिस तेजी के साथ यहाँ आतंक और आतंक के आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, ये एक सॉफ्ट फेसिलिटेशन है। और जो पिछले 3 महीने से जिस तरह से यहाँ सफाया हो रहा है, जिसमें बड़ी शिद्दत के साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनका सफाया किया है, उसी के अगेंस्ट एक रिएक्शन है, फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं। लेकिन सुरक्षा में चूक तो है सर, आप मानेंगे इस बात को? देखिए सर, मैंने पहले ही कहा, एक खुला रास्ता है, 2 वे लेन है और ये बस्ती से होकर गुजरती है। कहीं ना कहीं इस हद तक नुकसान पहुंचाने के पीछे हमारी भी कोई लापरवाही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया है आतंकवादियों की ओर से, और ये आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 12 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है और कई जो हमारे जवान हैं वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं इस आतंकवादी हमले में। आईडी ब्लास्ट के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया है आतंकवादियों की ओर से। आईडी ब्लास्ट के बाद आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की है। और अब बात करेंगे मिशन 2019 की, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब काफी नजदीक है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों के नेताओं की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है उसमें भी काफी तेजी आ रही है। इसके साथ ही दल बदलुओं की जो संख्या है उसमें भी इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वार पलटवार किए जा रहे हैं। लेकिन आज जो बड़ा झटका बीजेपी के लिए सामने आया है वो ये है कि अवतार सिंह भड़ाना ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। बीजेपी से आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक थे और उन्होंने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और खबरें यह हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे।
तो आज जो चर्चा का विषय है हमारा यही है कि 2019 में लोकसभा का चुनाव जो होना है अब उसमें ज्यादा समय है नहीं। कहा जा रहा है कि अप्रैल में चुनाव जो है वो हो सकता है, वो डाले जा सकते हैं और उससे पहले जो राजनीतिक गतिविधियां तमाम देखने को मिल रही हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो फिलहाल मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्यप्रकाश जरावता जी हैं जो कि बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही तरुण भंडारी जो कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही संदीप गोयल जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं और इसके साथ ही अरविंद भारद्वाज जो कि जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे और पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा सत्यप्रकाश जरावता जी, और सवाल सीधा सा आपसे मेरा यही है कि अवतार भड़ाना ने अलविदा कह दिया है बीजेपी को और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप मानते हैं कि आपके लिए बड़ा झटका है ये? शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आज जो आतंकवादी हमला हुआ है, हमारे जो शहीदों ने आज शहादत दी है, उन शहीदों को नमन करता हूँ। इस जो विभत्स जो किया है पाकिस्तान ने या जिन्हें भी किया है जी, आतंकवादियों ने, उनकी कड़ी निंदा करता हूं और पूरा देश हमले की निंदा भी कर रहा है। और जिस तरह से इन्होंने की, जो दीवा बुझने से पहले फड़फड़ाता है, आज जिस तरह से आतंकवाद का सफाया हो रहा है, तो अंतिम इनको लग रहा है कि अब इनके पास कोई बचा नहीं। तो बौखलाहट में और इस तरह की ये गतिविधियां इन्होंने आज ये इस घटना को अंजाम दिया है जो बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, और जो आपने बात कही, मैं राजनीतिक चर्चा पे आपसे बात करूं जी। देखिए, चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में जैसे पहले भी बात आती रही है, कितनी ही पार्टियां, कुछ लोग बदलते हैं, कोई बदलते हैं, चाहे कोई परिवार अलग भी हुए हैं, कुछ पार्टियां भी अलग हुई है, नए गठबंधन भी बड़े हैं। और जो पुराने लोग कुछ अपने निजी स्वार्थ में कहीं आए थे तो वापसी भी इधर उधर कर रहे हैं, जहां उनको लग रहा है कहीं संभावना है अपने उनकी टिकट उकट की, तो हो सकता है उसमें कुछ बात ऐसी हो। नहीं सत्यप्रकाश जी, ठीक है, सवाल ये नहीं है, सवाल नहीं सत्यप्रकाश जी, सवाल ये है कि अवतार सिंह भड़ाना इस बात का लगातार दावा कर रहे थे, आपको याद भी होगा कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और उनको पूरा यकीन भी दिलाया गया था। उन्होंने खुद इस बात का दावा किया कि उनको भरोसा दिया गया है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अब लोकसभा का चुनाव उनको नहीं लड़वाया जा रहा है बीजेपी की ओर से? इस बात से वो नाराज है और कांग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया सर अचानक से? देखिए, ये जो उन्होंने दावा किया, वो दावा वाला तो खुद बताएंगे कि उन्होंने किस बिहाफ पर दावा किया था। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी से कोई वायदा नहीं करती। जो कार्यकर्ता है, काम करते हैं, इसमें सार्वजनिक निर्णय होते हैं, सामूहिक निर्णय होते हैं, और जो जीतने वाले उम्मीदवार पार्टी की विचारधारा के उम्मीदवार हैं और जीतने वाले उम्मीदवार उनको वो टिकट दिया जाता है। अब अवतार सिंह भड़ाना को कहीं ऐसा लग रहा होगा कि वो जीतने की पोजीशन में नहीं है, या उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो उम्मीद से ज्यादा कुछ कल्पना कर रहे होंगे। तो नहीं सर, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि जीतने की उनको उम्मीद नहीं थी, तो वो विधायक तो आप ही की पार्टी के हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने इलाके में काम नहीं किया होगा, इसी वजह से तो ऐसा सोच रहे हैं। इसका मतलब यही माना जाए। हाँ, व्यक्ति की अति महत्वाकांक्षा, तो देखिए कहावत है कि डिजर्व एंड डिजायर, और हो सकता है कि उनको खुद लगता हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए अभी डिजर्व नहीं हूं, और कहीं जहां पर कहीं उसका जहां माहौल जिस पार्टी का नहीं है वहां जाऊंगा, शायद उनको कोई टिकट मिल जाए। हो सकता है उनकी अपनी ऐसी इच्छा रही हो। ठीक है, आ रहे हैं आपके पास। तरुण भंडारी जी, क्या सूचना है आपके पास ऐसी कि अवतार सिंह भड़ाना आपकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? और कहा तो यह जा रहा है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है प्रियंका गांधी वाड्रा की, वो खुद उनको पार्टी ज्वाइन करवाएंगी और उसमें इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर मौजूद रहेंगे। आपके पास कोई जानकारी है? पार्टी के प्रवक्ता है सर। बिल्कुल, अवतार सिंह भड़ाना जी कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद जी से भी मिले थे और हमारे कई सीनियर और लीडर साहिबान से भी मिले थे, और इसकी मुझे लगता है कि वो जल्द ही पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, आज या कल में। मुझे इस चीज का नहीं पता कि आज करेंगे या कल करेंगे, परंतु उन पार्टी की तरफ उनका भरोसा उन्होंने फिर जताया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद
भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग गए थे या उनकी पार्टी के जो भी लोग हैं वो सब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और कई अन्य पार्टियों से भी कांग्रेस की तरफ कई लोग आने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब डूबता हुआ जहाज है। इन्होंने हर आदमी को यूज किया, और जब चुनाव में उनका अवतार सिंह भड़ाना जी के बहुत बड़े गुजर भंडारी जी, मैं आपके पास आऊंगा और आपकी बात आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो सीधे आपके पास आएंगे और आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा इस बात को लेकर हम कर रहे हैं, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है, दल बदलुओं का जो उनकी जो संख्या है उसमें भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप किस तरीके से लगाए जा रहे हैं और किस तरीके से अपनी जीत का दावा किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे समय में इस तरीके की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सामने आती हैं। इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अवतार सिंह भड़ाना ने बीजेपी पार्टी को उसका साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस पर वो जा रहे हैं। इसको लेकर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान है, एक बार फिर से उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं और उसके बाद चर्चा को फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। सत्यप्रकाश चरावता जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तरुण भंडारी जो कि कोषाध्यक्ष है कांग्रेस के, संदीप गोयल इनेलो के प्रवक्ता, अरविंद भारद्वाज जो कि जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तरुण भंडारी जी, आप अपनी बात को पूरी उस वक्त नहीं कर पाए थे, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। अवतार सिंह भड़ाना जी के बारे तो मैं बता रहा था कि अवतार सिंह भड़ाना जी का मुझे जानकारी है कि वो हमारे इंचार्ज गुलाम नबी आजाद जी से कुछ दिन पहले मिले थे और कई सीनियर और लीडर साहिबान से भी मिल चुके हैं, और उन्होंने कांग्रेस में आने की इच्छा जताई थी, और मुझे लगता है कि आज या कल में उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जिससे कांग्रेस और मजबूत होगी। क्योंकि अवतार सिंह भड़ाना कई बार हर यूपी से भी मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं और फरीदाबाद से भी मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, और अभी जाके यूपी से फिर विधायक बने हैं। उनके आने से यूपी में भी और हरियाणा में भी कांग्रेस निश्चित रूप से मजबूत होगी। और जिस ढंग से मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से जो लोग कांग्रेस से गए थे वो भी आ रहे हैं, जो उनकी पार्टी के कई और लोग हैं जो कार्यकर्ताओं की। जी तरुण भंडारी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि अवतार सिंह भड़ाना जिस तरीके से पाला बदलते हैं, उनका कुछ पता नहीं रहता, वो आप इनेलो में गए, फिर बीजेपी में, फिर कांग्रेस पे चले गए, कांग्रेस से फिर बीजेपी में चले गए, फिर से कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अवतार सिंह भड़ाना के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा था, मैं आपको बताता हूं, जब उन्होंने पार्टी कांग्रेस छोड़ी थी उन्होंने ये बात बोली थी कि मुझे कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नेताओं से उनको दिक्कत थी, जिनके कारण वो निश्चित तौर पे हाईकमान से बात करके आ रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि मुझे पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। जिन नेताओं से उनको दिक्कत थी, सम्मान दिया। तरुण भंडारी जी, जिन नेताओं से उनको दिक्कत थी, क्या अब सब कुछ ठीक हो गया? हाँ, मुझे उम्मीद है कि वो सब कुछ ठीक हो गया होगा, तभी तो वो पार्टी में आ रहे हैं। और अगर पार्टी में आएंगे तो जो उनकी पार्टी ने सब कुछ विचार करके उनसे बात की होगी, और क्योंकि वो बड़े सीनियर लीडर हैं, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टी के लिए तैयार है सर। हरियाणा में उनके वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तरुण भंडारी जी, लोकसभा चुनाव वो लड़ना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि वो लोकसभा का चुनाव फिर से लड़ें। क्या पार्टी इसके लिए तैयार है? और तैयार है तो कहां से चुनाव लड़वाएगी पार्टी उनको? नहीं, ऐसा मैं अपने लेवल पे मैं ऐसी कोई बात नहीं बता सकता, क्योंकि ये हाई कमान का डिसीजन होता है, वो निर्णय लेंगे कि किसको कहां से चुनाव लड़वाना है, लेकिन कौन सा हमारा नेता कहां से चुनाव लड़ेगा। सर, कुछ तो सुगबुगाहट होगी ना पार्टी के अंदर, कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा जिसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको भी लगी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमने हर लोकसभा से जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनसे हमने मांगा है कि कौन कौन चुनाव लड़ने वाले हैं। फिर हमारा पैनल बनेगा, पीसी हमारी बनेगी, पीसी में डिसाइड होकर हम सीसी में भेजेंगे, तब जाके निर्णय होता है, हाईकमान निर्णय करता है कौन जीतने वाला कैंडिडेट है और कौन कांग्रेस के अच्छे ढंग से आगे नेतृत्व कर सकता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के हम पार्टी का कैंडिडेट फाइनल करेंगे। अभी बड़ी जल्दीबाजी होगी अगर मैं इस बात पे कमेंट करूंगा तो। संदीप जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और मान के चलिए कि एक बार फिर से वो फरीदाबाद से ही चुनावी मैदान में आ जाते हैं 2019 में, तो आपको लगता है कि इनेलो पार्टी को कोई नुकसान होगा उससे? देखिए अमित जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही शिफ्टिंग इनकी होती रही है, तो इससे एक स्पष्ट है कि इंडियन नेशनल लोकदल के वोट बैंक के ऊपर इस चीज का कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, एक चीज जरूर होगी कि इस प्रकार से शिफ्टिंग जो नेताओं की होती है उससे कांग्रेस के अंदर जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनको मायूसी जरूर होगी। उन कार्यकर्ताओं को हम अपनी तरफ शामिल करने के लिए अपने पुरजोर प्रयास करके इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जो जिस प्रकार निष्ठा बदल कर नेता
एक पार्टी से दूसरी पार्टी है, दूसरी से फिर दोबारा चुनावी माहौल में वापस अपनी पार्टी में आ जाता है। तो एक लोकतंत्र के अंदर जो बेसिक जो फीडबैक जो कार्यकर्ता देता है, जो धरातल पे रह के काम करता है, उसकी उम्मीदों को जरूर नुकसान ठेस पहुंचता है इस प्रकार के दल बदलू नेताओं के कारण। और उससे वहां जो उनको ठेस पहुंचती है, उनकी जो मेहनत के ऊपर पानी फेरने का काम इस प्रकार के नेताओं द्वारा किया जाता है। तो अगली जो स्ट्रेटेजी इस प्रकार की राजनीतिक स्थिति में ये होती है कि जो उनके साथ जो लाइन में लगे हुए और टिकटार्थी होते हैं, तो वो भी अपनी आस्थाएं बदलने के लिए दूसरी पार्टियों के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से निश्चित तौर से दूसरी पार्टी के अंदर भी जब वो जाएंगे तो वहां उनकी मजबूती होगी दूसरी पार्टियों की इस प्रकार आने से। अच्छा, आप मानते हैं कि मजबूत होगी कांग्रेस, आप ये बात तो स्वीकार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अरविंद भारद्वाज जी, मैं ये कह रहा हूं अगर ये कांग्रेस में जाते हैं तो कांग्रेस के अंदर जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो वेटिंग लिस्ट के अंदर है टिकट के, वो अपनी आस्थाएं बदलकर हो सकता है इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर आ जाएं या फिर दूसरी पार्टियों के अंदर चले जाएं। तो ऐसे लोग जब जाएंगे तो अपने साथ एक वोट बैंक भी लेकर जाते हैं। वो बात सही है। हमारी पार्टी की मजबूत स्थिति को भी हालत तो देख रहा हूँ, क्योंकि एक अकेली कांग्रेस ही नहीं और अन्य भी पार्टियां, अमित जी। हाँ, नहीं, हालत तो सर आपके भी ठीक नहीं है। इन दिनों हम देख रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक आपके जो नेता हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अमित जी, हालत की मैं आपको बता दूं, एक एमएलए की सीट की हार को लेकर आप पूरे हरियाणा के और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति तय नहीं कर सकते। इससे पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल ने कई सीटें हारी है, लेकिन दोबारा फिर सत्ता में आई है। हर सीट का, हर चुनाव का, अरविंद भारद्वाज जी मुस्कुरा रहे हैं, लड़ने का हर चुनाव, अरविंद भारद्वाज जी मुस्कुरा रहे हैं, अलग अलग तरीके, अरविंद भारद्वाज जी इस मुस्कुराहट के पीछे वजह क्या है आपकी? लेकिन मुद्दे अलग होते हैं जी। की बात हम कर रहे हैं। कहावत है हमारे यहाँ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनवा जोड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसी ही सरकार बनाई थी, नाम देते थे एक मोदी लहर। काहे की मोदी लहर थी साहब? आप हरियाणा प्रदेश के सांसदों की लिस्ट उठा लीजिए, जो बीजेपी के सांसद हैं, आधे से ज्यादा तो दूसरी पार्टियों से इन्होंने इंपोर्ट किए हैं। यही स्थिति इनके विधायकों की है। दर्जनों विधायक ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, चाहे कोई इनेलो से गया हो, कोई कांग्रेस से गया हो, तो कोई कैडर और कोई विचारधारा से जुड़े हुए लोग तो इनके पास है नहीं, अपना कोई कर्मठ कार्यकर्ता इनके पास है नहीं। अब जैसे ही इनकी दुकान डूबने लगी है, इनका जो जहाज वो डूबने लगा है, तो उसी तरह से वही जो लोग पहले इन्होंने इकट्ठे किए थे वो भागकर फिर इधर उधर जाने लगे अपने अपना स्थान ढूंढने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ नहीं बचा है। और ये सिर्फ अवतार सिंह भड़ाना ही नहीं, और भी जो इनके सांसद हैं या विधायक हैं, और भी जो इनके नेता हैं, वो सब जल्दी देखना आप अपनी अपनी सही जगह तलाशेंगे और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब बीजेपी के पास कुछ एजेंडा बचा नहीं है। जो इन्होंने वादे करके जो ये सत्ता में आए थे, वो आज पूरी तरह जुमला साबित हो चुके हैं। लेकिन अरविंद भारद्वाज जी, आप दूसरों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, अच्छी बात है, सवाल उठाना आपका फर्ज बनता है, पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी को डिफेंड आपको करना है। लेकिन सवाल यह है कि सर, आपको लगता है कि सबसे बड़ी जो चुनौती है वो आपकी पार्टी के लिए होने वाली है? इतने कम समय में किस तरीके से आप कैंडिडेट का चयन करेंगे, किस तरीके से कैंडिडेट आप उतारेंगे, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा? आपको लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने ये आने वाली है? नहीं अमित जी, हमें कोई चुनौती नहीं है। कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस स्पीड से लोग जननायक जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आप देखना चुनाव, लोकसभा के चुनाव पहुंचते पहुंचते तो कई उम्मीदवार एक एक सीट पर होंगे। अभी मैं एक जानकारी दे देता हूं, यही अवतार सिंह भड़ाना ही नहीं, एक चौधरी हर्ष कुमार जी हैं, जो पहले हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं और 2 बार विधायक रहे हैं। वो भी इसी इतवार को 17 फरवरी को हतीन में एक बहुत बड़ी जनसभा करके और दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में उनकी उपस्थिति में जननायक जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और यही नहीं, ऐसे और भी दर्जनों झटके लगने अभी बाकी हैं। मैं तो कहना चाहूंगा, मेरा निवेदन है जरावता जी से और इनके नेताओं से कि अपना दिल थोड़ा सा मजबूत करके रखना साहब, अभी बहुत बड़े बड़े झटके आपको लगने बाकी। ठीक है, अरविंद भारद्वाज जी, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। दुष्यंत चौटाला विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, है जवाब आपके पास? नहीं, बिल्कुल है जवाब है। हाँ, बताइए। ये पार्टी तय करेगी, हमारी जो कोर कमेटी है वो मिलकर हम मीटिंग करेंगे और तय करेंगे किसको कहाँ लड़वाना है। ये सवाल ये नहीं है कि मैं कहाँ से लड़ूंगा, दुष्यंत जी कहाँ से लड़ेंगे, या कोई और कोई कहीं से कहाँ लड़ेगा। नहीं सर, अगर उनको पार्टी तय करती है। नहीं सर, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाना है आपको, तो फिर तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना। विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे कहीं ना कहीं से। तो वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या तैयारी है आपकी? आप कह रहे हैं ना तैयारी पूरी है।
बिल्कुल चुनाव लड़ना पड़ेगा। और अगर चुनाव अलग अलग होते हैं तो हो सकता है लोकसभा चुनाव वो लड़े और बाद में विधानसभा वो लड़ सकते हैं। ऐसा पहले भी कई बार हुआ, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब संवैधानिक चीजें हैं और जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो आपको उससे हम अवगत करा देंगे। ठीक है, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आप सभी के पास आएंगे और ब्रेक के बाद जो चर्चा है हम अवतार सिंह भड़ाना को लेकर ही करेंगे, क्योंकि अवतार सिंह भड़ाना को कांग्रेस पार्टी में उनको ज्वाइन तो करना ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में प्रियंका गांधी वाड्रा जिनकी बार बार ये बात कही जा रही थी कि उनका जो जलवा है वो देखने को मिलेगा, तो क्या वो वाकई में जलवा देखने को मिल रहा है? इसको लेकर थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा तरुण भंडारी जी, क्योंकि जब प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री हुई तो कई सवाल खड़े किए गए, चाहे बीजेपी की बात कर लें, चाहे हम दूसरी पार्टियों की बात कर लें, और सभी ने एक सुर में ये कहा, ज़्यादातर लोगों ने, कि प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीति में आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खासतौर पर यूपी की बात करें तो वहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ही अवतार सिंह भड़ाना को लेकर आई हैं और वो अब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कराएंगे उनकी। कहा यह जा रहा था कि मास्टर स्ट्रोक आप लोगों ने चला है, तो क्या ये माना जाए कि जो आप मास्टर स्ट्रोक आपने चला था वो मास्टर स्ट्रोक अब धीरे धीरे काम आ रहा है आपके? तरुण भंडारी जी, आपने सवाल सुना मेरा? हेलो, जी 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 तरुण भंडारी जी, मेरा सवाल जी, अच्छा ठीक है, मेरा सवाल ये है सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कहा यह जा रहा था जब आपने सक्रिय राजनीति में एंट्री की यहाँ पर प्रियंका गांधी ने, तो कहा यह जा रहा था कि आपने एक मास्टर स्ट्रोक चला है, तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक आपका काम करने लगा है क्या सर? वाकई में अब स्ट्रोक अच्छे खेले जा रहे हैं और यही वजह है कि अवतार सिंह भड़ाना की आप एंट्री करवा रहे हैं फिर से कांग्रेस पार्टी में? बिल्कुल 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 सही बात है, क्योंकि प्रियंका गांधी एक ऐसा चेहरा है जो जनता उनको देख रही है और आज यूपी में कई और दिग्गज नेता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और दूसरी पार्टियां जो हमारी थी सपा और बसपा, वो भी हमारे साथ अलायंस करने के लिए तैयार हो गई हैं। मुझे लगता कि वो भी जो सीट पहले नहीं छोड़ने को तैयार थी अब छोड़ेगी। जिस ढंग से उनका रोड शो हुआ, आप लोगों ने दिखाया, मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा किस ढंग से, कितने जोश खरोश से लोग थे और कितनी भारी भीड़ प्रियंका गांधी जी के साथ थी। और ये दर्शाता है कि वो प्रियंका गांधी एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा यूपी में काम करेंगे और कई नेता वहां आएंगे और दूसरे राज्यों में भी इसका असर देखने को नजर आएगा। और हमारी सभी कांग्रेस जनों की ये आवाज भी है कि वो हमारे प्रदेशों में भी आए, ताकि उनका जो चेहरा है वो देख के और जो उनका व्यक्तित्व है उससे कांग्रेस को और लाभ हो सके। ठीक है संदीप जी, आप ऐसा मानते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा की ही वजह से अवतार सिंह भड़ाना जो है कांग्रेस पार्टी में दोबारा से आ रहे हैं, उन्हीं को इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए? आप देंगे उनको क्रेडिट? देखिए अमित जी, जिस प्रकार अगर आप अवतार सिंह भड़ाना जी का बैकग्राउंड देखें तो ये मोटे तौर पर कांग्रेस से ही लगातार सांसद रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये शायद लगभग 2 बार ही सांसद बन पाए थे और इनकी आस्थाएं बदलती रहती है। मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार से आस्था बदलने वाले नेता कभी भी प्रजातंत्र के अंदर जनता के लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकते। आप देखिए फरीदाबाद के अंदर अवतार सिंह भड़ाना ने कभी इतना इसको विकास कार्य करके दिखाया हो कि जिससे वो जनता की जुबान के ऊपर चढ़ पाए। हाँ, अपने स्वार्थ के अंदर कभी विकास नहीं किया फिर भी वहां से 3 बार सांसद रहे। जी का नारा, प्रियंका गांधी जी का नाम, संदीप जी मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि विकास अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर 3 बार सांसद कैसे रहे वहां से, फरीदाबाद से? जी अमित जी, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि कई बार राजनीतिक स्थिति वातावरण ऐसा बना हुआ होता है कि देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन की लहर होती है, तो उस समय कुछ ऐसे उम्मीदवार भी अपने चयन कराने में कामयाब हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं चुनाव। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप अगर उनकी कांग्रेस पार्टी की कमजोरी देखी, क्या उनको वहां का स्थानीय और कोई नेता कर्मठ कार्यकर्ता नहीं मिल पाया जो उनको वो टिकट देने के लिए प्रयास कर सके? अगर आखिर में इनको एक जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर दूसरी, ये भी भारतीय जनता पार्टी की राह पर चल पड़ निकले। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगभग 60% नेताओं को माइग्रेट करवा के उनको दोबारा अपने लोकसभा विधानसभा में भेजा, इस प्रकार से कांग्रेस भी उसी परिपाटी पे चल रही है। ये एक रेलगाड़ी के डब्बे हैं, उसमें से कभी सवारी इधर से दूसरी रेलगाड़ी में चढ़ जाती है, कभी दूसरी में चढ़ जाती है, लोगों को उल्लू बनाने का काम करते हैं। इनको जनता के जो जनप्रतिनिधि जो तौर पर जो काम करने होते हैं, जनता के लिए जो बुनियादी स्थिति सुविधाएं देनी होती है, उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं होता। केवल जीतकर अपनी पार्टी का देश के
अंदर प्रधानमंत्री बनाने की तरफ फोकस होता है। इनका किसान कमेरे और शोषित वर्ग के लिए भलाई के लिए इनकी तरफ से ना कोई एजेंडा है, ना कोई नीति है, ना कोई इनकी नीयत है। खुद के लिए एक लाभदायक स्थिति में ये बने रहे, इस प्रकार का माहौल बनाने में, जुगाड़ बनाने में लगे रहते हैं। संदीप जी, अब तो इस प्रकार की संदीप जी ऐसा लग रहा है कि इस काम में तो आप भी लगे हुए हैं सर। आप पहले एसवाइल की बात करते थे, एसवाइल के लिए आप लगातार लड़ाई लड़ते थे, अब एसवाइल की बात नहीं करते हैं। अब बात होती है जेजेपी की, अब बात होती है कि आप बीजेपी से गठबंधन मैं बता रहा हूं ना सर आपको, अब बात होती है कि आप बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, वहां से भी आपको निराशा हाथ लगी। रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होने वाला, हम तो मजबूत हैं, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। तो किस मुंह से आप कह रहे हैं कि सर हम बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे? इसका जवाब भी दे दीजिए आप मुझे। देखिए अमित, मैं आपको बताऊं, राजनीति के अंदर संभावनाएं बनी रहती हैं। राजनीति संभावनाओं के आधार पर चलती भी है और भविष्य, आप भूतकाल भी देखिए राजनीति का। कभी भारतीय जनता पार्टी हमारा हिस्सा रही थी, कभी 2 सीटों से लेकर वो लोकसभा में एक इंडिपेंडेंट तौर पर आज वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बनी। ये एक समय की डिमांड भी होती है, संभावनाएं बनी रहती हैं। राजनीति में संभावनाएं, अलायंस होगा नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है। कब किस पार्टी का किसके साथ हो जाए अलायंस, आप ये देखिए 2 दिन पहले बहुजन समाजवादी पार्टी का हमारे साथ था, चंद दिनों में वो बगैर किसी मनमुटाव के एलएसपी के साथ उनका अलायंस हो गया। जो पार्टी आम आदमी पार्टी, तो उन्हें लगा ना सर, उन्हें लगा ना, नहीं सर उनको लगा होगा ना क्या, और ऐसी पार्टी के साथ एक ऐसी मैं वही तो कह रहा हूँ संदीप जी, हो सकता है उनको लगा होगा ये तो डूबता जहाज है सर, मैं यही तो कह रहा हूँ। हो सकता है बसपा को लगा हो कि ये तो डूबता हुआ जहाज है, कि हम भी ना डूब जाएं। मैं वही तो कह रहा हूँ सर। देखिए आप डूबता हुआ जहाज तो और पार्टियां हैं, जिस पार्टी का अभी कोई आधार नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई उनका विधायक नहीं, उन पार्टियों का आप कहां उनको एक बहुत बड़ा आप शिप माना जाएगा? वो तो डूबते हुए जहाज तो वो है। हमारी पार्टी जनता के बीच में रहती है, जनता के लिए संघर्षरत रही है। पिछले लंबे समय से हम जनता की आवाज उठाते रहे हैं, लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर। ठीक है, जब हम जनता के भंडारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, हाँ सुन लेते हैं तरुण भंडारी जी। जी मैं संदीप जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं इनकी बातें सुन रहा था। इन्होंने एक तरफ तो जब आपने भारतीय जनता पार्टी का इनसे सवाल किया तब तो कहते हैं राजनीति में हमारे वो पुराने एलाइज थे, अब दोबारा स्थितियां चेंज हो जाती हैं। और अवतार सिंह भड़ाना जी जब हमारी पार्टी में आते हैं, जो हमारी पार्टी में थे, तो उनके लिए ये कहते हैं कि इनकी राजनीति ये इसलिए इनको लेते हैं कि इनको राजनीति में फायदा लेना है। परंतु मैं बताना चाहता हूं, अवतार सिंह भड़ाना जी इनकी पार्टी में भी कुछ दिन के लिए गए थे और इनके मुखिया के साथ वो हर जिले में घूमे, तब इनको नहीं दिखा कि कांग्रेस से इन्होंने क्यों लिया। आज हमारे पास कई लीडर और आएंगे, परंतु ये बातें गलत हैं। भारतीय जनता पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी है संदीप जी, जिसको 4.5 वर्ष आप कोसते रहे और आज भी कोस रहे हो। अगर आप उनके साथ अलायंस करोगे तो ये गलत बात है। आप जिस पार्टी के साथ इतनी विरोधता आपने करी, आज उसके साथ आप जाओगे। पहले तो आप उनको 20 सीट देते थे, आज आप 20 सीट लेने को तैयार हो गए, तो ये आपकी राजनीतिक बताती है कि आपकी स्थिति कहां चलेगी हरियाणा की राजनीति में। बसपा की बात भी मैं बता दूं, बसपा को भी हमने जब पहले भी आपके चर्चाएं हुई कई बार, जब बसपा के साथ इनका अलायंस हुआ, हम कहते थे कि बसपा आपके साथ नहीं टिकेगी, परंतु आप मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते थे। परंतु आज वो छोड़ के चलेगी, और किस बात पे छोड़ के चलेगी? क्योंकि उनको लगा कि आपके परिवार के 2 फाड़ हो गए और आपका राजनीतिक वर्चस्व अब नहीं रहा हरियाणा की राजनीति में। तभी वो राजकुमार सैनी, जिनकी पार्टी अभी नई नई बनी है, उनके साथ अलायंस करने के लिए वो विवश हो गई। ये बातें देखने की हैं और चर्चा की हैं, आपको सब सोचना चाहिए। अवतार सिंह भड़ाना जी अगर हमारी पार्टी में आ रहे, वो हमारी पार्टी से ही गए थे, उनको प्रलोभन देके दूसरी पार्टियों में ले जाया गया था, परंतु उनको वहां उनका जो राजनीतिक कद था वो छोटा किया गया। आज वो फिर कांग्रेस में आ रहे हैं। परंतु कैंडिडेट की आपने बात करी कि वहां हमारे पास कई कैंडिडेट है, बिल्कुल है। आज उनका कैंडिडेट फाइनल नहीं हो रहा कि हम फरीदाबाद से उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए सहमत है। हाँ, हो सकता कि वो लड़ ले, वो आने वाला समय बताएगा कि उनको किस स्थिति में हम कौन सी उनका उपयोग किस ढंग से कर सकती है पार्टी, तो उस ढंग से हम उनका उपयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अरविंद भारद्वाज जी, इनेलो हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सभी को हम देख रहे हैं, लेकिन जननायक जनता पार्टी का गठबंधन होने वाला था सर। आम आदमी पार्टी के साथ आप गठबंधन करने वाले थे। सुगबुगाहट लगातार चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है। समय की बहुत कमी है, समय अब ज़्यादा आपके पास है भी नहीं। तो सर, जो कार्यकर्ता हैं आपके, उनमें तो कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति बनी हुई है, वो समझ नहीं पा रहे हैं गठबंधन होगा भी नहीं भी होगा। साफ क्यों नहीं कर देते हैं सर? हमने स्पष्ट
का पहले से ही कहा है कि हमारा अभी तक किसी से कोई गठबंधन नहीं है। आगे आने वाले भविष्य में अगर कोई गठबंधन हो जाता है तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता अभी से। अभी हमारा ध्यान सबसे पहले अपने संगठन की मजबूती पर है। हम शुरू से यही कहते आए हैं, पहले हम अपना संगठन खड़ा करेंगे, बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करेंगे। उसके बाद जब चुनाव घोषित होंगे तब देखा जाएगा कि किसके साथ हमारी विचारधारा के साथ कौन मेल खा सकता है, किसके साथ हम चल सकते हैं। तो ये बाद की बात है, अभी नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव भी घोषित नहीं हुए हैं। अभी हमारा कम से कम 1 महीना 1.5 महीना और हमें अपने संगठन को मजबूत करने में लगेगा। यानी आप इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक ब्रेकिंग न्यूज भी हमें दे रहे हैं कि गठबंधन होगा तो वो चुनाव की घोषणा के बाद ही होगा, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद ही आप इस पर विचार करेंगे, उससे पहले कोई विचार नहीं जेजेपी का आम आदमी पार्टी के साथ जाने का, ये माने सर? नहीं अमित जी, मेरा ये मानना है कि जैसे मैं बता रहा था आपको कि लगभग कम से कम 1-1.25 महीना और हमें अपने संगठन की मजबूती के लिए लगेगा। और लगभग मेरे ख्याल से तभी, क्योंकि हमें उम्मीद है कि मार्च में ही ये चुनाव घोषित होंगे, तो वही एक समय होगा सही कि हम तय कर सकें कि कौन हमारे साथ अलायंस पार्टनर्स के तौर पर हरियाणा में ये लड़ाई लड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ। परंतु आज इस स्थिति में हम नहीं है कि हम ये बताएं आपको कि गठबंधन हमारा किसके साथ होने वाला है या क्या है, क्या स्थिति, क्योंकि आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की मजबूती पर है। क्योंकि हमारे यहाँ नया राजनीतिक दल है, हमें अभी कुछ समय चाहिए ताकि हम बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी टीमों को मजबूत कर सकें। और दूसरी बात, जिस तरह से अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, भंडारी जी मेरे बड़े भाई हैं, उनकी बातों को मैं सुन रहा था कि अवतार सिंह भड़ाना हमारे पुराने नेता थे, उन्हें किसी ने बहकाया और वो चले गए। क्या वो छोटे बच्चे थे जो बहका कर कोई उन्हें ले गया? वो तो आपकी पार्टी में आने से पहले भी इनेलो में बिना विधायक बने मंत्री रह लिए। तो पहले तो वो इनेलो में थे, उसके बाद वो कांग्रेस में आए, फिर 3 बार सांसद बने, उसके बाद वो इनेलो में वापस गए, फिर उसके बाद वो भाजपा में गए, और अब अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो भाई ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं कि इस तरह के व्यक्ति जिसने 3 राजनीतिक दल बदल लिए हों और फिर दोबारा फिर एक और राजनीतिक दल में दोबारा जाना चाह रहा है, कि उस व्यक्ति को आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि उनकी कोई विचारधारा हो सकती है या नहीं हो सकती? क्योंकि मुझे नहीं लगता है ऐसे व्यक्ति की कोई विचारधारा हो सकती है जो कांग्रेस में भी जाता है, बीजेपी में भी जाता है और इनेलो में भी जाता है। मतलब आप किसी भी राजनीतिक दल को छोड़ नहीं सकते, आपके लिए सभी अपने, कोई पराया नहीं है। मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि विचारधारा की बात तो है ही नहीं, आपको तो सिर्फ स्वार्थ देखना है। तो भंडारी इसका जवाब देना आप। बिल्कुल सही बात है भंडारी जी। जी अरविंद जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, क्या जो आपसे कभी रूठ के गया होगा या आपकी पार्टी को कभी छोड़ के गया होगा, आप उसको ज्वाइन नहीं करवाओगे? ये बात इस चैनल के माध्यम से आप बता दीजिए। आपने तो उन लोगों से अलायंस और उनके लिए ताली बजा दी जो कह रहे थे कि दिल्ली में किसानों के धुआं, हरियाणा के किसानों का धुआं आके दिल्ली में प्रदूषण करता है और एसवाईएल की एक बूंद भी हम हरियाणा को नहीं देंगे। आप भी कस्सी फावड़ा लेके वो एसवाईएल की नहर खोदने गए थे और उन्हीं लोगों के साथ आज आपके नेता ताली बजा रहे थे। आपने कौन से राजनीतिक मायने तय किए? आपको भी जो सूट किया वो आपने किया। नहीं भंडारी जी, नहीं, एक मिनट सुनिए, सूट करने की बात नहीं है। आपने ताली बजाई और जिंदाबाद के नारे लगाए उस अरविंद केजरीवाल के, जो एसवाईएल, जो आपका मेन मुद्दा था, जो मुख्य मुद्दा आपका था, जिसके दम पे आपने कई साल राजनीति करी और आपके नेताओं ने, अजय चौटाला जी ने भी उस पर राजनीति करी, दुष्यंत चौटाला जी भी उस नहर को खोदने गए थे, दिग्विजय चौटाला भी उस नहर को खोदने गए थे और उसी दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला उनके लिए ताली बजा रहे थे और उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वही टोपी पहन के आपके नेता खड़े थे जिन्होंने हरियाणा के किसानों को गाली दी, जिन्होंने हरियाणा के किसानों का पानी रोकने का काम किया। क्या आपने वो राजनीतिक मायने सही स्थापित किए थे? आप ये बातें छोड़ दीजिए। जो आपसे रूठ के कल को कोई भी गया होगा, आप एकदम से उसको अपनी पार्टी ज्वाइन कराओगे। अवतार सिंह भड़ाना तो हमारे टाइम में मेरठ से सांसद भी रहे, 2 बार लोकसभा के सांसद भी रहे, स्टेट के एआईसीसी में सचिव भी रहे, संगठन में भी उन्होंने बड़ा काम किया। और जब भी वो मिलते थे वो ये कहते थे कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें वर्कर का सम्मान है। मैं इनेलो में जाके देख आया, इनेलो में भी कोई कदर नहीं और भारतीय जनता पार्टी में तो कोई पूछ होती नहीं।
तो इसलिए वो कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। आप लोग उनको संभाल के नहीं रख पाए, ये आपकी कमियां हैं। आप बताइए क्यों नहीं संभाल के रख पाए? आपकी तो सारी स्टेजों पे गए थे। पार्टी में जब बढ़ाना जी आए, वो टिकट के लालच में हमने टिकट नहीं दी, वो चले गए अपनी निष्ठा बदल के। तो आपके पास टिकटों के आधार पर नहीं लेते किसी को। हम आपके पास तो टिकटों का इतना खालीपन है को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। छोटे कद का भी कोई नेता आएगा, आप उनको भी टिकट दे दोगे। आपके पास तो 10 मेंबर पार्लियामेंट के टिकट देने वाले लोग नहीं है। हमारे पास तो अवतार सिंह भड़ाना की लाइन लगी पड़ी है। हमारी चयन समिति उम्मीदवारों का चयन करेगी भंडारी जी। हम आम उम्मीदवार को टिकट देते हैं। आपने संदीप जी, संदीप जी मेरा एक सवाल है आपसे। संदीप जी, ठीक है, आ रहा हूं मैं आपके पास। देखिए आप आपस में बहस करते रहेंगे, मेरी भी तो सुनिए ना सर। संदीप जी मेरी भंडारी जी हो गया आपका, भंडारी जी हो गया। संदीप जी मैं आपसे यहां पर यह जानना चाह रहा हूं बस कि क्या अब बीजेपी के साथ जाने की कोई संभावना आपकी रह गई है या नहीं? रामविलास शर्मा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमें किसी के साथ गठबंधन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम प्रदेश में पूरे तरीके से मजबूत स्थिति में हैं। इनेलो अगर गठबंधन की बात कह रही है तो वो कहती रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। अब आपका स्टैंड क्या होगा सर? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? आप बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या ओम प्रकाश चौटाला अभी भी ये बात कहेंगे कि हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं या नहीं कहेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूं सर आपसे बस। अमित जी देखिए, रामविलास शर्मा जी ने जो बयान दिया उनकी पार्टी के स्तर पर उनका बयान आज की मौजूदा स्थिति में दुरुस्त बयान है। उन्होंने अपने व्यक्त किए मन की बातें उन्होंने दी है। लेकिन आप राजनीति के अंदर जाएंगे तो आप इंडियन नेशनल लोकदल का इतिहास उठाइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाने के समय हमने बिना शर्त समर्थन दिया था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ना बने, इस चीज के लिए, इस कमिटमेंट के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी का हमेशा साथ दिया था। और आज के दिन यानी जो जननायक जनता पार्टी जो आरोप आपके सर, जो जेजेपी, संदीप जी, जो जेजेपी आपके ऊपर आरोप लगाती है कि कब आपका भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाए कोई भरोसा नहीं, तो इसका मतलब ये बात सच है क्या? अमित जी, आरा हुआ आदमी, हताश आदमी कुछ भी आरोप लगा सकता है। मैं उनकी बातों पे ना तो ध्यान देता ना उनकी बातों में वजन होता है। राजनीति के अंदर संभावनाएं जरूर होती हैं। राजनीति के अंदर संभावना एक बड़ी प्रबल है। कांग्रेस विरोधी जितनी भी ताकतें, कांग्रेस विरोधी सभी ताकतों को इकट्ठा करने के अंदर जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुहिम चलाई हुई है, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने स्पष्ट किया हुआ है कि हमारी पार्टी या तो हम गठबंधन करेंगे या हम किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे। तो हमारा स्पष्ट एजेंडा है। अगर कोई पार्टी हमें कांग्रेस को सत्ता से रोकने के लिए कोई पार्टी हमारा सहयोग मांगेगी तो हम हमारा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। सर कमाल की बात है, अभी तक आप बीजेपी में संदीप जी ये कैसी बात कर रहे हैं? अभी तक तो आप बीजेपी को रोकने की बात करते थे। देश में सत्तासीन होने से रोकने के लिए संदीप जी अभी तक आप बीजेपी को रोकने की बात करते थे, आप बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते थे, अब आप कांग्रेस को रोकने की बात कर रहे हैं। सर सरकार तो बीजेपी की है प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार तो है नहीं ना, केंद्र में है ना प्रदेश में है, तो फिर आप कांग्रेस को रोकने की बात कैसे कर रहे हैं? आप ये देखिए राष्ट्रीय स्तर पर, नहीं सर वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपका स्टैंड क्लियरली कैसे बदल गया भाई? अभी तक तो हम यही देखते आए कि आप बीजेपी को रोकने के लिए ताकत लगा रहे हैं, अब आप कांग्रेस को रोकना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है अमित जी आज नहीं हमारी पार्टी ने सालों से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रोकने के लिए कांग्रेस विरोधी जो पार्टियां उनका सहयोग दिया है। ठीक है, समय की कमी है सर, सबके पास जाना मुझे। अरविंद जी, हम कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं गए, उसके बाद भंडारी जी के पास जाना है। राज्यसभा के चुनाव हो चाहे ठीक है संदीप जी, हमने संदीप जी आपकी बात सुन ली हमने। संदीप जी ठीक है, पार्टी का साथ दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, अरविंद जी जल्दी से। अमित जी, एक बेपैंदे का लोटे का उदाहरण दिया जाता है हमारे यहाँ, उसका आज उदाहरण दिख रहा है कि इनेलो जो कल जब तक बसपा इनके साथ गठबंधन में थी तो ये लोग कहते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे और एसवाईएल को लेकर ये आंदोलन जो कर रहे थे वो आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हो, आप आम आदमी पार्टी की टोपी सिर पर पहन के मदारी की तरह नाच रहे हो, आप वो बेपैंदे के लोटे, आपको जींद में जनता ने देख लिया, सिर में टोपी बांध के आप लोग घूम रहे थे। आप आम आदमी पार्टी तो एक ऐसी पार्टी जो एसवाईएल और किसानों के खिलाफ बयान देने वाली पार्टी, जो आतंकवादियों के घर सोने वाली पार्टी, उनकी मेरे पास समय की कमी है। संदीप जी, अरविंद जी, आपका सत्यप्रकाश जी, हालांकि बहुत पहले वो डिस्कनेक्ट हो गए हमारे साथ, कोई बात नहीं, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और कल फिर से हम हाजिर होंगे, और क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, जिस तरीके से एक एक दिन घट रहा है, धड़कनें तेज होती जा रही हैं,
और आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति का दौर तेज हो रहा है, इस पर हम कल भी फिर चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।